उसने खुद दिया या तुमने भिखारी की तरह उससे मांगा? कितनी बार समझाऊं कि गांव वालों से मांगना बंद करो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? भैया, अब आपसे कोई काम नहीं हो पाएगा। हमें रोज दूसरों के घर से उधार लाना पड़ता है। सब ताने मारते हैं। लोग कहते हैं कि मेरा भाई बस बोझ है, इसलिए मैंने तय किया है कि आज से मैं काम पर जाऊंगी। आप बस घर के छोटे मोटे काम संभाल लेना। काव्या, मेरी बहन, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे रहते तुझे ये दिन देखने पड़ेंगे। मुझे माफ कर दे। काव्या रोज सुबह काम पर जाने लगी और देर शाम को ही घर लौटती थी। आरव घर के सारे छोटे मोटे काम करता था। एक दिन आरव ने काव्या के लिए बड़े ही प्यार से फिश करी बनाई। अरे काव्या, आज तेरे लिए मैंने फिश करी बनाई है। जल्दी हाथ मुंह धोकर आ और खाकर देख। नहीं चाहिए, मेरा पेट भरा है। थोड़ा तो खा ले बहन, मैंने तेरे लिए बहुत प्यार से बनाया है। कितनी बार कहा है कि मुझे नहीं चाहिए। और ये बताओ, ये मछली और बाकी सामान तुमने कहाँ से लाया? कहाँ से पैसे आए तुम्हारे पास? अरे रघु है ना मेरा दोस्त, वो तालाब से मछलियां पकड़ कर लाया था। उसी ने मुझे कुछ दे दी। उसने खुद दिया या तुमने भिखारी की तरह उससे मांगा? कितनी बार समझाऊं कि गांव वालों से मांगना बंद करो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? काव्या गुस्से में आरव को बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी कही बातें आरव के दिल में गहरे उतर जाती हैं। काव्या की ऊंची आवाज और दरवाजा पटकने की आवाज सुनकर पास ही रहने वाला रघु चिंतित हो गया। वह तुरंत आरव के घर पहुंचा। अंदर जाकर उसने देखा आरव चुपचाप चारपाई पर बैठा है, आंखों में गहरा दर्द छुपाए हुए। रघु समझ गया कि अभी अभी कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसके दोस्त के दिल को तोड़ दिया है। अरे आरव, बाहर से आवाज आई तो देखने चला आया। क्या हुआ रे भाई, इतना चुप क्यों बैठा है? क्या बताऊं रघु, किस्मत ने सब छीन लिया। पहले पैर चला गया, अब काम करने की ताकत भी नहीं रही। ऊपर से लोग कहते हैं कि मैं अपनी बहन पर बोझ हूं। आज तो काव्या ने भी वही कह दिया। वो भी अब पहले जैसी नहीं रही। अरे तू इतना दिल पर मत ले। तू बोझ नहीं है आरव, तेरी हालत ने तुझे मजबूर किया है, लेकिन तू अभी भी वही मेहनती इंसान है। नहीं रघु, सच यही है। मैं अब किसी काम का नहीं रहा। सबकी नजरों में मैं बस लाचार और बेकार इंसान हूं। रघु चुपचाप आरव की बातें सुनता रहा। आरव के चेहरे पर टूटा हुआ हौसला साफ झलक रहा था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद आरव ने धीमी आवाज में कहा, रघु, मैंने ये फिश करी काव्या के लिए बनाई थी, लेकिन उसने खाने से मना कर दिया। अगर तुझे बुरा ना लगे तो तू ही खा ले। बिल्कुल मेरे भाई, तेरे फिश करी का तो मैं पहले से ही दीवाना हूं। मैं भला ना कैसे कह सकता हूं। रघु ने बिना देर किए थाली खींची और खाना शुरू किया। पहला निवाला लेते ही उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह आरव, ये तो कमाल की फिश करी है। सच कहूं तो ऐसी स्वादिष्ट करी मैंने कभी नहीं खाई। वो एक एक कौर बड़े चाव से खाता रहा और बीच बीच में बोल उठता, अरे वाह, ये तो गजब की फिश करी है। सच बता आरव, तूने ये इतना बढ़िया स्वाद कहां से सीखा? आरव, तेरे हाथ का स्वाद ही तेरी असली ताकत है। अगर ये खाना गांव वालों को चखने को मिले तो यकीन मान सब दीवाने हो जाएंगे। रघु ने थाली किनारे रखी, लेकिन उसके दिमाग में अब एक नया ख्याल जन्म ले चुका था। सुन आरव, क्यों ना हम दोनों मिलकर ठेला लगाए। मैं रोज तालाब से ताजी मछलियां लाऊंगा और तू ये जादू वाली फिश करी बनाएगा। गांव वाले इसे खाकर हमें ही ढूंढेंगे। देखना, धीरे धीरे ठेला ही हमारा ढाबा बन जाएगा। रघु, क्या सच में ये मुमकिन है? हाँ दोस्त, अब तू बोझ नहीं बल्कि इस काम का मालिक होगा। हम दोनों मिलकर अपना मुकद्दर खुद लिखेंगे। आरव की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने रघु की ओर देखा और लंबे समय बाद मुस्कुरा दिया।
अगले ही दिन सुबह सुबह आरव और रघु ने मिलकर गांव के चौक में एक छोटा सा ठेला सजाया। रघु तालाब से ताजी मछलियां लेकर आया और आरव ने पूरे मन से फिश करी बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे फिश करी की खुशबू पूरे चौक में फैल गई। लोग रुक रुक कर ठेले के पास आने लगे। अरे ये खुशबू तो बड़ी लाजवाब है, जरा एक प्लेट देना। आरव ने कांपते हाथों से थाली में पहली फिश करी परोसी। ग्राहक ने पहला निवाला जैसे ही मुंह में डाला, उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने जिंदगी में नहीं चखा। भाई, एक प्लेट और बना दो। भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। लोग एक दूसरे को आवाज देने लगे। अरे ओ रमेश, इधर आ जल्दी, तू ये फिश करी खाए बिना मत जाना। ठेले के सामने कतार लग गई। हर कोई उंगलियां चाट चाट कर खा रहा था और आरव की तारीफ कर रहा था। अरे आरव भाई, अगर ऐसे ही खिलाते रहे तो गांव वाले रोज यहीं डेरा डालेंगे। आरव के चेहरे पर लंबे समय बाद सच्ची मुस्कान आई। वो थकान भूलकर लगातार खाना बनाता रहा और रघु ग्राहकों को परोसता रहा। शाम होते होते उनका ठेला पूरी तरह खाली हो चुका था। देखा आरव, मैंने कहा था ना, तेरे हाथ में जादू है। आज का दिन तो बस शुरुआत है, कल से हमारा ढाबा और ज्यादा चलेगा। आरव ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि उम्मीद और खुशी के थे। दूसरे दिन भी सुबह सुबह ही आरव और रघु ने ठेला सजाया। रघु फिर से तालाब से ताजी मछलियां पकड़कर लाया और आरव ने पूरी लगन से करी बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे चौक में वही जानी पहचानी खुशबू फैल गई। आरव पूरे जोश से प्लेट दर प्लेट करी परोसता जा रहा था और रघु आवाज लगाकर लोगों को बुला रहा था। अरे वाह, कल से भी ज्यादा मजेदार है आज का स्वाद। लगता है तुम्हारे हाथ में सचमुच जादू है आरव भाई। शाम तक ठेले का सारा सामान बिक चुका था। आरव और रघु थके तो थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। देखा आरव, आज तो पहले दिन से भी ज्यादा कमाई हुई। लगता है हमारा ठेला सच में चल निकला है। रघु भाई, अगर तू ना होता ना तो मैं शायद यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। तूने सिर्फ मछली ही नहीं दी, बल्कि मुझे फिर से जीने का हौसला भी दिया है। सच कहूं, मैं तेरा हमेशा आभारी रहूंगा। अरे पगले, दोस्ती में शुक्रिया नहीं चलता। तेरी मेहनत और हुनर ने ठेला चलाया है, मैंने तो बस तेरा साथ दिया है। ठेला समेटने के बाद रघु आरव को घर छोड़ने आया। दोनों हंसते मुस्कुराते घर के अंदर घुसे, लेकिन वहां का नजारा देखकर ठिठक गए। काव्या कमरे के कोने में बैठी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। काव्या, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? बता बहन, किसने दुख दिया तुझे? भैया, आज मुझे काम से निकाल दिया। मैं कोशिश तो करती थी सबके साथ ठीक से पेश आऊं, लेकिन कहते हैं कि मैं लोगों से सही तरह बात नहीं करती। सबके सामने मुझे अपमानित करके भगा दिया। काव्या, अब तू ये सब भूल जा। तुझे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। अब तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काव्या ने आश्चर्य से भाई की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। तो फिर घर कैसे चलेगा? हमारा ठेला अब तो बहुत अच्छा चलने लगा है। लोग दूर दूर से खाने आ रहे हैं। तेरे भैया के हाथ की करी सबको पसंद आ रही है। हाँ बहन, अब तो हम दोनों मिलकर पूरा जिम्मा उठा लेंगे। तू सिर्फ पढ़ाई कर, बाकी सब हम पर छोड़ दे। भैया, रघु भैया, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे सहारे मिले। काव्या चुपचाप बैठी थी। उसके आंसुओं में
सिर्फ नौकरी खोने का दर्द नहीं था, बल्कि अपने भाई से कही गई कड़वी बातों का पछतावा भी छिपा था। आरव उसे दिलासा दे ही रहा था कि काव्या अचानक बोल पड़ी। भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने ही आपको ताने दिए, बोझ कहा, और आज देखो आप ही मेरे सबसे बड़े सहारे बने हो। आपने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन मैं जानती हूँ मैं आपको बहुत दुख देती रही। आरव उसकी बातें सुनकर चुप रहा। उसके चेहरे पर कोई गिला शिकवा नहीं था, बस अपनापन और ममता थी। काव्या, तू मेरी बहन है। तेरी हर गलती माफ है मेरे लिए। माँ बाप नहीं रहे तो तेरी खुशी ही मेरी जिंदगी है। शिकायत का तो सवाल ही नहीं उठता। नहीं भैया, अब बहुत हो गया। मैं सिर्फ माफी मांगकर चुप नहीं बैठूंगी। आज से मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगी। कल से ठेले पर मैं भी चलूंगी। लोगों से मुस्कुराकर बात करना सीखूंगी। काम संभालूंगी। आप दोनों का बोझ बांटूंगी। आरव चौंक कर उसे देख रहा था। वो जानता था काव्या की ये बात दिल से निकली है। रघु ने मुस्कुराते हुए बीच में कहा, बस अब टीम पूरी हो गई। आरव के हाथ का स्वाद, मेरी मछलियां और काव्या की मुस्कान, अब तो ये ठेला नहीं पूरा ढाबा बनेगा। सुबह की ठंडी हवा में चौक हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था। आज ठेले के पास नजारा थोड़ा अलग था। आरव मसालों में मछली डालकर करी तैयार कर रहा था। रघु ग्राहकों की प्लेटें बांट रहा था और काव्या मुस्कुराकर हर ग्राहक का स्वागत कर रही थी। अरे वाह, आज तो आरव भाई के साथ बहन जी भी हैं। क्या बात है। काव्या थोड़ी झिझक गई, लेकिन फिर हिम्मत करके बोली, जी, आज से मैं भी मदद करूंगी। आप बैठिए, अभी प्लेट लेकर आती हूँ। काव्या प्लेटें पहुंचाती, पानी देती और हर किसी से नरमी से पेश आती। धीरे धीरे उसकी झिझक गायब होने लगी और चेहरा आत्मविश्वास से भर गया। अरे, खाना जितना स्वादिष्ट है, सेवा उतनी ही बढ़िया है। हाँ बिल्कुल, प्लेट तुरंत मिल जाती है, पानी समय पर आता है और सबसे बड़ी बात यहाँ बैठकर अपनापन महसूस होता है। देखा भाई, अब तेरी बहन भी तेरी असली ताकत बन गई है। तीनों मिलकर जो कर सकते हैं वो अकेले कोई नहीं कर सकता। हाँ रघु, अब लगता है हमारी दुनिया पूरी हो गई है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रघु और आरव का ठेला उन्हें उनके सपने के और करीब ले जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी लाइफ सेट हो जाएगी, मगर उन्हें नहीं पता था कि उनके इस खुशी को किसी की नजर लग चुकी है। अरे रघु! अरे संजय जी, आप यहाँ कैसे? अंदर आइए ना। नहीं रघु, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। तुझसे एक काम था, इसलिए यहाँ आया हूँ। जी बताइए ना, काम क्या है? देख भाई, कल मेरे बच्चे का जन्मदिन है। हर साल की तरह इस साल भी मैं पूरे गांव को पार्टी देने वाला हूँ। अब तक तो मैं हमेशा नंदू होटल वाले से ही खाना मंगवाता था, लेकिन इस बार गांव वालों ने मुझे तुम्हारा और आरव का नाम सुझाया है। सुना है कि तुम्हारे ठेले का खाना अब गांव में मशहूर हो रहा है, इसलिए इस बार मैं चाहता हूं कि खाना तुम लोग बनाओ। क्या कहते हो? सेठ जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे पास आए। हमें आपके लिए काम करके बहुत खुशी होगी। अच्छा, तो बताओ भाई, पैसे कितने लोगे? गांव में कुछ 150 लोग हैं, उसके हिसाब से 4-5 हजार तो लगेंगे ही। देख रघु, मैं 8,000 रुपये दूंगा। क्या कहा? 8,000 रुपये? हाँ, लेकिन ध्यान रहे, खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं पहले आरव से पूछ लूं। असल में खाना तो वही बनाता है, वो मना तो नहीं करेगा, फिर भी उससे एक बार बात करना जरूरी है। देखो भाई, जो भी करना है जल्दी करो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं अभी चलता हूं, तुम मेरे घर आकर अपना फैसला बता देना। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। संजय की बात सुनकर
रघु खुशी से फूला नहीं समा रहा था, मानो उसने स्वर्ग ही देख लिया हो। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। संजय सेठ गांव के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं और जुबान के पक्के भी। अगर कल का काम हमने संभाल लिया तो गांव का हर इंसान हमारे पास ही आएगा। फिर तो जल्दी ही हम अमीर और मशहूर हो जाएंगे। वाह, जल्दी से ये खुशखबरी आरव और काव्या को सुनाता हूं। खुशी से झूमता हुआ रघु सीधा आरव के घर की ओर बढ़ा, चेहरे पर मुस्कान और दिल में सपनों की उड़ान। उसे लग रहा था कि अब जिंदगी बदलने ही वाली है। लेकिन जैसे ही उसने आरव के घर का दरवाजा खोला, उसकी मुस्कान एक पल में गायब हो गई।